नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, अभी रीट पात्रता के लिए जो है एग्जाम डेट जो है घोषित कर दी गई है। और जैसे ही कल एग्जाम डेट आई, बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में आ गए कि सर इतनी जल्दी एग्जाम डेट कैसे आ गई, हमारी तो अभी तैयारी नहीं थी। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो पिछले एक साल से शायद यही कयास लगा रहे थे कि कब पात्रता का एग्जाम होगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है पात्रता परीक्षा का एग्जाम हुए। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास भी क्या है, सफिशिएंट समय है। तो बिना जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम इसके अंदर जो है पूरी चर्चा करने वाले हैं रीट 2025 प्री और मेंस की। साथ साथ के अंदर आप ये भी जानकारी ले सकते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर आप किस तरीके से इस पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हैं। इस बार इस सिलेबस के अंदर क्या बड़ा बदलाव हुआ है और इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या बड़ा बदलाव हुआ है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, रीट इस बार जो ये आयोजित हो रही है, ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं। नए अभ्यर्थी भी टेंशन में ना आए, क्योंकि अभी इसके बाद एक मुख्य परीक्षा और आयोजित होगी, लेकिन उससे पहले इस परीक्षा को आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। तो ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है, और इस पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके पैटर्न को समझेंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम मुख्य परीक्षा की, यानी रीट की जो मुख्य परीक्षा है, अगर उसकी बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, जिसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, इसमें ये कल की खबर है कि रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित शासन सचिव स्कूल शिक्षा। देखो, जयपुर, ये 10 अक्टूबर की बात है। ये कल मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि जो रीट की जो आपके पात्रता परीक्षा है वह जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में, यानी 10 से 15 जनवरी के आसपास ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी आपके पास अच्छा समय है। अब देखिएगा, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, पाठ्यक्रम क्या है, न्यूनतम प्राप्तांक क्या है, वैधता क्या रहेगी, बेस्ट, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और आने वाले 90 दिनों के अंदर किस प्रकार से एक धैर्यपूर्ण तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या है। प्यारे बच्चों, ध्यान दिया होगा आपने कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 150 नंबर और 150 अंक के लिए होंगे। ध्यान रखना, 150 अंक हैं और 150 ही यहां से क्या होंगे, प्रश्न होंगे। यानी 150 प्रश्न है और 150 ही यहां से क्या है, अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के लिए यहां से होगा। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना, यह सबसे बढ़िया आपके लिए पॉजिटिव फैक्ट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, इसके सिलेबस को लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे देखो, इसमें क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस की और उस तरफ जाएंगे जब आपके पास ये योग्यता आप पूर्ण करते हो। देखो, योग्यता की बात करें, कक्षा 1 से 5 तक के स्तर की क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी ये 12th की बात कर रहा है। इसके अलावा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय जो है आपके द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी ये बीएसटीसी की बात कर रहा है। ध्यान रखना, बीएसटीसी की बात कर रहा है, 2 साल का में उत्तीर्ण या कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। अगर आपका यहां से मान लीजिए बीएसटीसी के अंदर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के रिजल्ट आ चुका है, अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अथवा ये इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है में उत्तीर्ण हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो आपके शिक्षा शास्त्र का 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जाता है, वह आपके पास होना चाहिए। और 2002 के जो है आपके विनियम के अनुसार ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये तीसरी बात कह रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष कोई 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में उत्तीर्ण कोर्स में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। जैसे 12वीं के बाद अगर आप जैसे 4 वर्षीय कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास ये होना चाहिए, या जो आपके जो 12th के अंदर है वो 50% अंक आपके पास होने चाहिए। दूसरा,
4 वर्षीय जो आपकी शिक्षा शास्त्र में स्नातक का, जिसे अपन BLED बोलते हैं, में उत्तीर्ण हो या इसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और बात की जाए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप जो है अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, या फिर यह भी नहीं है तो स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाती है उपरोक्त शैक्षिक जो आपकी योग्यताएं हैं वो बिंदु 1 A, B, C और E में जो है आप सामान्य शिक्षक तथा D में विशेष शिक्षक पद हेतु जो है आपके अंकित की गई है। तो ये तो आपके विशेष शिक्षक हेतु है, D वाला जो है। बाकी जो आपके सामान्य शिक्षक हैं उसमें A, B, C और E के अंदर जो है आपके विवरण दिया गया है। बात की जाती है, देखो इसमें कक्षा 6 से 8 तक का जो स्तर है उसमें क्या होना चाहिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण कोर्स या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। अंतिम वर्ष में क्या होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। यानी आपके पास जो है स्नातक का और इसके अलावा बीएड का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण हो, जो संबंध समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो, उसको भी यहां पर क्या दिया जाएगा, आपके माना जाएगा, एलिजिबल, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर शिक्षा या इसके साथ 4 वर्षीय यानी 12th के बाद अगर आपने 4 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो वह भी आपके इसमें मान्य हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर शिक्षा यानी 12वीं पास एवं 4 वर्षीय BA, BSc बीएड या BA या BSc बीएड में उत्तीर्ण या इसके अंतिम जो है वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा अंतिम यहां पे दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। सेम वही बात यहां पे लागू होती है, ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर बात की जाती है यहां पर परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करते हैं तो देखो परीक्षा के पैटर्न की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक चीज यहां पे विशेष रूप से दी गई है। क्या दी गई है, बाल विकास शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनके अंत्यक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण विशेषता आदि के बारे में समझ परखने वाले जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। भाषा फर्स्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित जो आपकी निपुणता है उसकी जांच हेतु जो प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उसमें आवेदन में दर्शाया गया है। ठीक है। दूसरा, भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची से ही किया जाना आवश्यक है। मान लीजिए अगर आपने यहां पर सेकंड लैंग्वेज भरते समय या फर्स्ट लैंग्वेज भरते समय कोई गलती कर रहे हो, मान लीजिए आप हिंदी भरना चाह रहे थे फर्स्ट लैंग्वेज, गलती से वहां पर इंग्लिश भरा गया। सेकंड लैंग्वेज में मान लीजिए अगर सेकंड लैंग्वेज में गड़बड़ होता है कि आप संस्कृत लेना चाह रहे थे लेकिन आपने इंग्लिश वहां पर चूज कर दिया, तो इस बात का ध्यान रखें जो भाषा आपने चयन किया है उसी में आपको उत्तर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फिर संस्कृत विषय से करके आ रहे हैं तो वहां पे आपका वो प्रश्न पत्र जो है वह भाग जांच ही नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है देखो कि प्रश्न पत्र में अंकित भाषा सूची से ही किया जाना चाहिए जिससे उनसे आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा फर्स्ट के रूप में चयनित भाषा भिन्न होगी। इस प्रकार से भाषा पत्र में भाषा सेकंड की द्वितीय समझ तथा संप्रेषण उसका बोधन क्षमता परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप भाषा का चयन कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरा एक बार इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो जैसे हम बात करते हैं यहां पर कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, रीट L1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले रीट L1 के अंदर जो बाल विकास से संबंधित आपके यहां पर 30 प्रश्न आने वाले हैं। भाषा फर्स्ट के भी आपके 30 प्रश्न जिसमें 15 टीचिंग मेथड, 15 आपके व्याकरण या भाषा से रिलेटेड यहां पे प्रश्न रहेंगे।
भाषा सेकंड की बात करें तो 30 प्रश्न, जिसमें 10 टीचिंग मेथड, 20 आपके व्याकरण या भाषा से संबंधित हैं। गणित विषय की बात करें तो 30 प्रश्न आपके यहां पर हैं, 10 टीचिंग मेथड के, 20 गणित विषय के यहां से रहने वाले हैं। पर्यावरण की बात करते हैं तो 30 प्रश्न हैं, जिसमें से 10 टीचिंग मेथड और 20 आपके पर्यावरण के हैं। अगर यहां पे इनका मैं टोटल करूं या इनका टोटल करूं, देखो यहां पे इनका सभी का टोटल कर लीजिए तो भी आपके पास कितने आते हैं, 75 आते हैं। इधर की बात करें तो भी कितना आता है, 75 आता है। यानी यहां पे दोनों तरफ 75-75 का वेटेज यहां पर जो है बराबर बताया गया है। लेकिन यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें से थोड़ा सा इजी गोइंग आप अच्छे से मेहनत करके नंबर ला सकते हैं। साथ साथ में आप बाल विकास और जो आपके टीचिंग मेथड है उसको भी ध्यान में रखें। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो विद्यार्थी अभी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको भी रीट का एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल सर, देना चाहिए। क्योंकि आप जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो ये बाल विकास यानी साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा यहां पे जो टीचिंग मेथड वाला पढ़ने वाले हैं, वह भी आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में काम में आने वाला है। तो नुकसान किसी प्रकार से नहीं है। इसके अलावा जीके जीएस वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे वह भी किसी प्रकार से नुकसानदायी नहीं है। फिर बात की जाए यहां पे, देखो अब इनमें से क्या है कि आपको अच्छे से इस पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान रखना होगा। फिर सेकंड हम बात कर रहे हैं रीट लेवल एसएसटी जो आपके 2 वाला है, इसमें वही बाल विकास के 30 प्रश्न, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड के 30-30 प्रश्न, लेकिन वही पैटर्न सेम जो पीछे मैंने बताया। सामाजिक अध्ययन में इसमें 60 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 10 टीचिंग मेथड, 50 आपके सामाजिक अध्ययन के यहां से प्रश्न रहने वाले हैं। बात की जाए यहां पे, देखो रीट लेवल 2 एसएस जो आपके साइंस मैथ वाला है, उसमें वही बाल विकास के 30 प्रश्न, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड के 30-30 प्रश्न, गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न यहां से, जिसमें 10 टीचिंग मेथड और 50 विज्ञान और गणित से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें आपके पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये वाला जो पैटर्न है ये अच्छे से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें सबसे जरूरी चीज है, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी वाले को यहां से 90 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 90, यानी 60% अंक इसके पास होने चाहिए ताकि वो मुख्य परीक्षा के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए। अब आप क्या लेके चल रहे हैं पैटर्न कि मुझे तो 60% ही तो लाने हैं। जब आप 60 का लेके चलते हैं तब आप कहीं 45-50 तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको 80 तक लेकर जाएं ताकि आप यहां पे 60 या 65 के आसपास स्कोर कर पाए। प्रतिशत की बात कर रहा हूं। वहीं पे बात करें अदर कैटेगरी की, अदर कैटेगरी की, तो अदर कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए यहां पे लगभग 82.5 अंक, लगभग 82.5 अंक यानी 55%। फिर इसमें और छूट दी जा रही है, और छूट दी जा रही है अलग अलग, जैसे टीएसपी क्षेत्र में अलग है, शहरिया क्षेत्र में अलग है, ये सारा का सारा अलग अलग दिया जा रहा है। अभी इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है, सरकार इस पर मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है, इसमें थोड़ा कोई और परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसमें भी अभी थोड़ा सा विचार मंथन चल रहा है। आगे पीछे इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, तो अब इसको श्योर ना समझे। फिर बात आती है इसकी वैलिडिटी कितनी रखी गई है। वैलिडिटी प्यारे बच्चे 3 साल इस बार रखी गई है, ध्यान रखना। पिछली वाली जो थी शायद उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी जहां तक मेरे ध्यान में है थी, लेकिन अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी नहीं है और 3 साल ही वैलिडिटी है तो भी आपको वो एग्जाम दे देना चाहिए, क्योंकि 2022 के अंदर आपने एग्जाम दिया था, वो 2025 के अंदर जाकर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। माना कि आप आगे आने वाले टाइम में ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का एग्जाम देते हैं, लेकिन किसी कारण अगर वहां पर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मान लीजिए अगर 2026 के अंदर कोई रीट की फिर मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, तब तक तो आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी समाप्त हो जाएगी। या फिर दूसरा हो सकता है सरकारें जब जब बदलती है नया नया रूल लेकर आती हैं, हो सकता है इस बार ये सरकार ऐसा कोई रूल लेकर आ जाए कि भाई हम रीट के अंदर जो पात्रता के अंदर स्कोर है उसके आधार पर भी कुछ आगे हम बोनस देंगे, यानी प्राप्त अंकों के आधार पर भी कुछ हम बोनस देंगे। तो इस बार अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए आप दे सकते हैं। सरकार है, बदलती सरकार है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम सभी को देना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से दीजिए, धैर्य के साथ इस एग्जाम को दीजिए। अब सर इस दौरान आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, देखिएगा। पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं सबसे जरूरी चीज है कि आप जितनी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनको अच्छे से एक बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। पिछले आए हुए 5 जो साल के पेपर्स हैं
उनको एक बार उठाकर देख लीजिएगा। साथ साथ में इसमें फायदा ये भी है, अगर आप यहां से सीटेट का एग्जाम भी देते हैं तो लगभग पैटर्न वही रहने वाला है सीटेट, क्योंकि अभी जो है आपके केंद्रीय विद्यालयों के अंदर भी वैकेंसियां आने वाली हैं, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आने वाली हैं। तो तैयारी को अभी से इतना मजबूत रखिए कि आने वाले टाइम में आपको यह नहीं सोचना पड़े कि अब भर्ती आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो पता चला कि अगर कल ने मान लो महीने 2 महीने बाद में ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आती है तो उस समय भी भगदड़ मचेगी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है ना वो आग लगने पर कुआं खोदता है। ध्यान रखना, कभी भी समय रहते हुए तैयारी नहीं करता है, प्लानिंग सटीक होनी चाहिए। जितना हो सकता है आपका टेस्ट सीरीज पे फोकस होना चाहिए। टेस्ट आप जितना देंगे उतना आपके स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप एक टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे कि किस तरीके से 3 घंटे के अंदर पेपर को या 2.5 घंटे के अंदर पेपर को किस तरीके से आपको पूरा बाइंड अप करना है। साथ ही साथ अगर आप अभी भी टेंशन में हैं कि मुझे तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आप जो है हमारे जो अभ्युदय टीचर्स एकेडमी है उसके द्वारा एक फ्री महा सेमिनार किया जा रहा है ग्रेड सेकंड के लिए, साथ ही साथ ग्रेड थर्ड के लिए भी सेमिनार होगा। ध्यान रखना, ग्रेड थर्ड के लिए भी सेमिनार है। देखिएगा, महा सेमिनार है, ये रीट L1 और L2 के लिए है। इसके अंदर आप जो है हमारा ये सिलेक्शन बैच है, ये आपके 15 अक्टूबर से प्रातः 9 बजे स्टार्ट होगा। अगर आप बैच ज्वाइन भी नहीं भी करते हैं तो एक बार आप अपनी हमारी जो टीम है उससे पर्सनल गाइडेंस के लिए यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय एक गुरु ही आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता है। व्यक्ति 99 कदम बिना गुरु के चल सकता है, लेकिन 100वां कदम उसे गुरु के साथ ही चलना पड़ता है। तो आप हमारी इस अनुभवी टीम से भी जो है आपके मीट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं आराम से। जो है प्रत्येक सदस्य आपको यहां पर अवेलेबल मिलेगा। आप आराम से जो है अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। ये राजस्थान की बेहतरीन फैकल्टी टीम है। अगर मैं हमारे एड्रेस की बात करूं तो जो आपके जूडियो का जो शोरूम है रिद्धि सिद्धि चौराहे पे गोपालपुरा बाईपास पे, तो वहां पे आकर आप जो है जूडियो के बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको जो है हमारा संस्थान यहां पे दिख जाएगा। हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उन पर अभी 25% की छूट भी यहां से चल रही है। साथ ही साथ हम ग्रेड सेकंड के लिए भी जो है एक महा सेमिनार इसी दिन आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी आपके राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ टीम यहां पर उपलब्ध रहेगी। तो अगर आप अभी भी तैयार नहीं है, तैयारी में अभी समय लग रहा है, तो आप आइए, हम आपको यहां पर क्वालिटी कंटेंट पूरा देने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट कंटेंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उस एग्जाम को भी अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। पात्रता एग्जाम पास करने के बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चे, अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय अब नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल समय है। 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी परीक्षा को पास करने में। अभी आप रेगुलर जो है कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलर स्टडी करें, और जो आपका अभी से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर थोड़ा कम ध्यान दें, जो वीक पोर्शन है उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।